हेलो दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ बाजार पे राय का एक और नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट्स की, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और डॉलर, इनकी क्या चाल रही, इनकी क्या चाल रह सकती है और इन सब का भारतीय बाजार पे क्या असर रहा और क्या अगले हफ्ते में असर रह सकता है इन सब की। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमेशा की तरह फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, फटाफट पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। एक रिक्वेस्ट और करूँगा, थोड़ी तकलीफ और लीजिए। इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या आप ऐड करना चाहते हो, क्या आप निकालना चाहते हो, उनके बारे में कुछ कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित कर सकें। तो चलो चलते हैं इवेंट्स की और इनकी बात करते हैं। पिछले हफ्ते कुछ ऐसा रहा कि मार्केट में हम लोग ने बहुत तेज़ी से गिरावट देखी पूरे वर्ल्ड ओवर में। चाहे आप अमेरिका से लेके जापान से लेके सारे जो मार्केट रहे उसमें हम लोग ने काफ़ी गिरावट देखी और इन गिरावट की क्या वजह रही वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो पहली वजह यह है कि अमेरिका में जो डेल्टा वेरिएंट्स के जो मरीज हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ जो नए मरीजों की संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। फरवरी के जो हाई थे उससे भी ज़्यादा अभी वहाँ मरीज डेली बेसिस पे आ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि वहाँ भी जो टीकाकरण का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ वो भी पार्टी बेस पे चल रहा है। जो रिपब्लिकन्स हैं वो उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत उनको नहीं है, जो डेमोक्रेट्स हैं उनको लगता है कि ये सब सही है। तो देखिए बड़ा अजीब सा है। ये चीज़ें सारे जगह पे हमको देखने को मिलती है कि हम लोग पार्टी से जुड़ जाते हैं, हमारी सुरक्षा को छोड़ के हम लोग एक पार्टी लाइन को पकड़ लेते हैं और पार्टी के जो नेता लोग क्या कह रहे हैं इस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि हम अपना दिमाग लगाएं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और ये हम अमेरिका जैसे प्रगत देशों में भी होते हुए देख रहे हैं। दूसरी चीज़, जो वहाँ जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन ले रखा है या जिनका फुल्ली वैक्सीनेशन हो चुका है, वो भी लोग एक्चुअली ज़्यादा डर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट से। लेकिन जिनका वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है उनको डेल्टा से भी बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो ये एक परस्पर विरोधी बातें हैं जो अमेरिका में सर्वे से निकल के सामने आई हैं। ये तो एक थी वजह कि जो मार्केट में वहाँ अस्थिरता है। दूसरी अस्थिरता इसके वजह से भी आई कि वहाँ जो फेड के अलग अलग घटक हैं, मतलब जो फेड का जो एक उनका ग्रुप है और जिसमें बहुत सारे सब ग्रुप भी हैं जो स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जो फेड के चेयरमैन थे, मतलब स्टेट्स के जो चेयरमैन हैं, ऐसे काफ़ी स्टेट्स के लोगों ने एक मतलब राय जो दी है कि अमेरिका को अभी, मतलब फेड को अब धीरे धीरे जो स्टिमुलस है उसको वापस लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टैपरिंग। तो जो टैपरिंग को अब शुरू करना चाहिए, मतलब पैसा जो उस फेड ने मार्केट में डाला है हर महीने वो एक करीब करीब 120 बिलियन डॉलर डाल रहे हैं, अब वो खत्म करना चाहिए और धीरे धीरे उसको निकालना चाहिए। ऐसा कई लोगों ने वहाँ अपनी इस बारे में अपनी राय जाहिर की है और यही एक वजह थी कि मार्केट में इसके वजह से एक तेज गिरावट आई। लोगों ने इसको देखिए, मार्केट के लिए ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये जो स्टिमुलस वापस लेने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ अब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ काफ़ी अच्छे लेवल पे है और अब उसको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, ये एक इंडिकेशन है। साथ में दूसरा एक ये भी है कि इसके वजह से काफ़ी महंगाई हो गई है और उस महंगाई को कम करने की ज़रूरत है, इसलिए भी स्टिमुलस निकालने की ज़रूरत है। तो ये दोनों भी बेसिकली लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए अच्छी साबित होती है। लेकिन
शॉर्ट टर्म में इसका निगेटिव असर ये रहेगा कि मार्केट में से लिक्विडिटी कम होगी और ये मार्केट के लिए एक टेम्परेरी बुरी बात है। तो ये सब के वजह से हम लोग ने मार्केट में एक तेज गिरावट आती देखी और इसका असर दुनिया के सभी बाजारों पे हमने आते हुए देखा और हमारे यहाँ भी आते हुए देखा। लेकिन हमने ये भी देखा कि अमेरिकन बाजार में और यूरोपियन बाजार में तुरंत ही रिकवरी भी आ गई है और ये माना जा रहा है कि अभी इमीडिएट ये बातें जो हो रही हैं, लेकिन इतना जल्दी इसका कोई असर मार्केट पे आने वाला नहीं है और फिर जो आना है वो तो आना ही है। तो एक झटका जो आना था, और जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो ऐसे छोटे छोटी करेक्शंस आते रहते हैं, तो इससे हमको नहीं डरना चाहिए। तो अभी भी मैं कहूँगा कि हमारे भी मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन इसके साथ में मैं लेकिन कहूँगा, अब आप लोग को बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। सावधान इससे हो जाना चाहिए कि अब आप अपने स्टॉक्स, अगर आपका पोर्टफोलियो है जो भी है, आप उस पर गौर कीजिए। जो स्टॉक्स पिछले एक साल में सारे भागे हैं, जो बिल्कुल ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनकी कंपनियां बंद हैं लेकिन वो भी स्टॉक्स बहुत बहुत भागे हैं। जो कंपनियां बहुत घाटे में, उनके भी स्टॉक्स हमने भागते हुए देखे। तो क्या होता है कि जैसे कहावत है, गेहूं के साथ घुन पुछता है, मतलब अच्छे के साथ बुरे के साथ में अच्छा भी चला जाता है, वैसे अच्छे के साथ में उल्टा भी होता है, अच्छे के साथ में बुरे लोग भी उसका फायदा उठा ले जाते हैं। तो यही अभी तक मार्केट में हो रहा था। लेकिन इसके बाद अब जो होगा वो आपको काफ़ी सावधानी से हर कदम रखना होगा। अपने उन सारे स्टॉक्स को वापस जाके देखिए जो आप पिछले सालों में आपने खरीद के रखे हुए हैं, और उन स्टॉक्स में से निकलने की कोशिश कीजिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं और जिनमें आपको जरा भी शक है कि ये मतलब निकल सकता है, तो उनसे आप निजात पाइए और उस पैसे को अच्छे स्टॉक्स में, जिनका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऐसे स्टॉक्स में ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये था इस हफ्ते का मतलब मेरा समरी। और अब चल के देखते हैं कि हमारे लिए चार्ट पे क्या नज़र आता है, और हम लोग देखेंगे कि पिछले हफ्ते चार्ट ने क्या दिखाया, और उन स्टॉक्स को भी मैं उन स्टॉक्स पे भी मैं चर्चा करूंगा जो हमें अगले हफ्ते के लिए अच्छे कमाई के मौके दे सकते हैं। तो चलें। तो दोस्तों, देखते हैं चार्ट क्या कहते हैं, और हम लोग इन चार्ट को अगर देखें तो स्टार्ट करते हैं नैस्डैक से। पिछले वीक में हम लोग ने जो देखा, जो कि मैंने अपने शुरू शुरू में भी कहा कि एक गिरावट हम लोग ने देखी तो पूरे वर्ल्ड ओवर में, शार्प तेजी से मार्केट गिरा और फिर लास्ट के 2 दिन में संभल भी गया। तो ये गिरावट और उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो नैस्डैक ने जो एक फॉल आया था वो ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया है पूरी तरह से। डाउ जोन्स पूरी तरह से रिकवर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, नीचे से काफ़ी ऊपर आ गया है। और अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग देख रहे हैं, अगर ये जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चलना चालू करता है, हमारे लिए एक वापस से अब ट्रेंड का मतलब अप ट्रेंड जो बन जाएगा। तो जो ट्रेंड इनफैक्ट अप ट्रेंड है, एक फॉल्स ब्रेकआउट आया नीचे की ओर, और अब अगर ये ऊपर क्रॉस कर जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड वो कंटिन्यूशन में है। वैसे ही डैक्स और यूके, यहाँ भी हम लोग ने नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवरी देखी है। लेकिन निकाई जो है, निकाई, हैंगसेंग और चाइना, इन तीनों को अगर हम लोग ये देखेंगे तो तीनों में जो है खास मतलब चाइना में भले थोड़ा सा लास्ट की हम छोटी सी रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन तीनों में गिरावट है। वीकली चार्ट पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। तो वेस्ट जो है वो अप ट्रेंड में है, और ईस्ट है वो डाउन ट्रेंड में है, हम लोग बीच में है। तो हमारे लिए क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। इसके पहले कि हम लोग ये देख लें कि डॉलर
और गोल्ड, क्रूड, इनका क्या हाल चल रहा। तो ये देखेंगे कि पूरे वीक में जो मेरा नो ट्रेड जोन था, पूरे समय में प्राइस जो यूएस डॉलर की थी उसी लेवल के अंदर घूमते रही। तो यहाँ वैसे कोई खास मौका था नहीं। अगर अब हम लोग इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहें तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ़िलहाल डॉलर में कोई एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है। फ़िलहाल हम लोग इस लेवल्स को चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हम बेसिकली चाहते हैं कि जो डॉलर का ये साइडवेज है, ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए फ़िलहाल कोई अलग इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो फ़िलहाल ये हमारे लिए एक ओके कंडीशन है। देखिए गोल्ड गोल्ड के लिए मैंने क्लियर कहा था कि इसके ऊपर हमको बने रहना है, हमारा टारगेट था, टारगेट के करीब करीब उसने हाई मारा, फिर वापस हम लोग उसी रेंज में आ गए। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट, वो अचीव हुआ और मार्केट अभी वापस से नीचे ही है। फिर क्या करना है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं लेवल्स को। लेवल्स हम लोग लेके आते हैं, अभी हमको सेल करेंगे इसके नीचे और बाय बाय जो है वो इसी के ऊपर। तो बाय वाला सॉरी, ये हमारे लिए सेल की कंडीशन होगी और ये जो रहेगा ये इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे और टारगेट हमारा होगा ये। तो सिंपल चीज़ है। अब हम लोग बाय करेंगे 47600 के ऊपर और टारगेट हमारा होगा 48600। ऑलमोस्ट ये 1000 पॉइंट की सॉरी, टारगेट हमारा होगा 4400। तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की अपसाइड हमारे पास में हमको यहाँ दिख रही है। और जो डाउनवर्ड साइड है वो हम लोग ये देखते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इसके नीचे। तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 47,000 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और 46,145, मतलब यहाँ भी करीब करीब 850 पॉइंट्स की हमारे पास में मूवमेंट की जगह है। तो दोनों भी तरफ हमारे पास में करीब करीब 800 850 पॉइंट्स की जगह है। अगर हम लोग इसके ऊपर बाय करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारा शॉर्ट टारगेट होगा, अगर हम लोग इसके नीचे सेल करते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारे लिए अगले वीक के लिए हम बेसिक टारगेट्स हैं गोल्ड में। क्रूड बहुत बढ़िया नीचे की चाल पकड़ के रखा हुआ है, हमने यहाँ दिया था शॉर्ट करने के लिए नीचे, और पूरे 4 दिन बढ़िया से ट्रेड नीचे भी आया और करीब करीब देखिए हमारे जो लेवल्स हमने दिए हैं वो वहाँ से बिल्कुल आसपास में आके बंद हुआ है। डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो लेवल्स हम निकाल रहे हैं वो एक ही उसी हफ्ते में आ जाएं। तो इसीलिए ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। और अब हमको अगर बाय करना है तो इसके नीचे पहले हो सकता है ये यहाँ आए, यहाँ एक सपोर्ट बनाए और फिर यहाँ से वापस उल्टा चलने की कोशिश करे, या इसको और नीचे गिरना होगा तो इसके नीचे भी गिर सकता है। तो फिलहाल ये ऊपर के लेवल्स तो हमारे लिए अभी कोई काम के नहीं है। फिलहाल यहाँ अब मार्केट डॉलर ये क्रूड जाते हुए हमको दिखता नहीं है। अगर क्रूड को अभी जाना होगा तो इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, तो 4760 के ऊपर बाय करेंगे, 4529 पे भी हम लोग बाय करेंगे, लेकिन यहाँ से आने के बाद यहाँ जाएगा तो बाय करेंगे। इसके नीचे 4529 के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे की ओर लेके जाता हूँ, यहाँ इसके नीचे हमको शॉर्ट करना है। तो 4477 इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और 4760 ये बेसिकली काफ़ी बड़ा लेवल हो जाता है, लेकिन हम लोग इसी के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट हमारा होगा 5152। ये हम 5150 का हमारा टारगेट होगा बाय साइड में। शॉर्ट साइड में हम लोग अगर देखते हैं तो फिर एक थोड़ा लंबा टारगेट हमको यहाँ मिल सकता है,
करीब करीब ये लेवल हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ एक अच्छा एक बेस बना हुआ है। तो हम लोग अगर शॉर्ट भी करते हैं तो नीचे का हमारे पास में जगह बहुत कम बचती है। यहाँ हम लोग शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारा होगा 4210। तो शॉर्ट करेंगे हम लोग 4477 के नीचे और टारगेट होगा 4210। बाय करेंगे हम लोग, इनफैक्ट बाय के लिए मैं थोड़ा सा और ये हो जाता हूँ, बाय हम लोग यहीं कर लेंगे इसके ऊपर। तो बाय हम लोग करेंगे 4673। 4673 ये हमारा बाइंग का लेवल होगा, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, टारगेट हमारा होगा 5151। तो ये पीरियड में हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये हो गया क्रूड। सिल्वर, सिल्वर को अगर हम लोग देखते हैं तो सिल्वर ने भी बढ़िया एक देखेंगे तो जो जोन है, जोन में ही ट्रेड करता रहा, ऊपर नहीं नीचे नहीं, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ कुछ नहीं। इसीलिए अब हमारे लिए जो लेवल्स हैं वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। निफ्टी, निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने पहले ड्रॉ की थी, आप अगर देखेंगे तो इसने एग्जैक्टली उसी को हाई बना के फिर वहाँ से नीचे आ गया है। भले मैंने टारगेट आपको दिया था लास्ट टाइम का और मुझे लग रहा था कि शायद इसके ऊपर ना जाए, तो वो एक्चुअली उसके ऊपर सिर्फ उसने टच किया और फिर वापस नीचे आ गया और अब ये नीचे आ गया है। तो अब हमको यहाँ से क्या करना चाहिए कि देखिए यहाँ से इसने जो मेरा लोअर लेवल था उसी को उसने टच किया। अगर मैं आपको बता दूं कि इसने क्या किया है, ओके, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर जो मेरा ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है इसको टच किया उसने और फिर वहां से नीचे आ गया, फिर नीचे। और जैसे कि हमने देखा पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी गिरावट आई थी और उसी गिरावट को उसने फॉलो किया और ये फॉलो करके बाद में अब ये साइडवेज में। तो हमारा जो नो ट्रेड जोन था एक्चुअली ये उसके नीचे ही है अभी भी। और अगर आप लोग देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था नीचे साइड का उसने वो भी अचीव किया। अब ये नीचे की ओर बना हुआ है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है टारगेट, अब हमारा लेवल जो होंगे थोड़े चेंज होंगे। अब हमको नया सेल जो करना है, देखिए नया सेल हम लोग इसके नीचे करेंगे एग्जैक्टली ये, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ राइट पॉइंट पे, ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है, ओके। और इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट हमारा होगा वही 16168। बाय कहाँ करेंगे, बाय आप इसी के ऊपर कर सकते हो, बाय आप इसी के ऊपर कर सकते हो, इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। जबकि ये मेरा होगा फर्स्ट टारगेट, तो मैं इसको टारगेट को यहाँ मैच करता हूँ, ओके। तो ये होगा मेरा फर्स्ट टारगेट और फिर एक और टारगेट जो होगा मेरा ये वाला यहाँ से आता। तो जो पिछले बार के जो टारगेट्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, जो लेवल्स। और लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम लग रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ग्लोबल मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी है और वही रिकवरी हमको हमारे मार्केट में भी मंडे मंडे आते हुए दिख सकती है। तो निफ्टी मैं बुलिश हूँ इस बार इस लेवल तक के लिए, नॉट ए बिग लेवल, तो ओके। फिर हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सिंपली जो लेवल्स थे, देखिए ऊपर का लेवल्स तो इतने यहाँ ऊपर के लेवल पे निकला ही नहीं, ओके। सीधे नीचे के लेवल पे ही रहा और नीचे के लेवल हमारे अचीव भी हुए दोनों, और दो टारगेट दिए थे नीचे को और दोनों टारगेट अचीव हुए, उससे ज़्यादा भी हमारा नीचे की ओर मूवमेंट हमको दिखाई दिया। अब हम लोग
फिर चेंज करेंगे यहाँ। अब जो हमारी ऊपर की जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, हम लोग इसको निकाल देते हैं। अब टारगेट हम लोग 36 वाला ही रखेंगे, यही ऊपर का टारगेट होगा। नीचे अगर हमको जाना है तो हम लोग अब बाय कहाँ करेंगे, बाय ये जो हमारा लेवल है ये अब हमारा बाइंग लेवल हो जाएगा और ये हमारा सेलिंग लेवल हो जाएगा। ये अभी ये जो नो ट्रेड्स होने ये काफ़ी छोटा हो गया। अभी इंट्राडे का जो लेवल है वही आपके लिए डिसीजिव फैक्टर होगा। तो ये अब हम टारगेट जो देंगे वो थोड़ा इसको चेंज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, तो क्या है, हम लोग बाय करेंगे 35,177 के ऊपर, ये ऑल स्पॉट प्राइस। टारगेट होगा हमारा 35,500 और सेकंड टारगेट हो सकता है हमारा सीधा 36,300 और इसके बीच में एक होगा हमारा 3600 का भी। तो 3600 का एक टारगेट होगा, ये जनरली काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड फिगर टारगेट। तो राउंड फिगर टारगेट भी एक टारगेट हो सकता है आपका। तो हम लोग बाय करेंगे 35,177 के ऊपर, 35,500, 36 और 36,300, ये 3 टारगेट के लिए। अगर नीचे सेल करना है, नीचे अगर हमको सेल करना है तो हम लोग, ये 3 टारगेट है हमारे। नीचे अगर हम लोग को सेल करना है तो लेवल सिंपल है और मैं नीचे की ओर 2 लेवल मैं आपको दूंगा, ये वाली। तो सिंपल चीज़ है, हम लोग शॉर्ट करेंगे 3500 के नीचे, 35,000 के नीचे, 35,000 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट होगा हमारा 34,463 और 34,000। सो ये 2 टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे 35,500, 36,000 और 36,320 या 36,300, इसके लिए हम लोग बाय करेंगे। ये हमारे लिए होगा, ये लेवल्स होंगी हमारी बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि पिछले वीक में जो स्टॉक्स मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए दिए थे उनका क्या हुआ। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि पिछला वीक काफ़ी उथल पुथल भरा रहा और ज़्यादातर स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन आई है। पर अगर हम लोग अभी देखेंगे कि लोगों के काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, पर हमारा कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं हुआ है। हमको यहाँ कुछ पहले अच्छी मूवमेंट भी मिली है, HDFC में भी हमने एक अच्छी मूवमेंट देखी, फिर नीचे आया। फिर अगर हम लोग देखेंगे ये सेंचुरी प्लाट ज़रूर से ये शुरू से ही नीचे, इसने भी पहले हम लोग देखेंगे तो एक ऊपर का हाई बनाया है। यहाँ भी हम देखेंगे कि एक अच्छी खासी पहले अप ट्रेंड मूव हुई है, लेकिन बाद में ये मार्केट के साथ में ये भी नीचे आ गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे ये फ्लोरोकेम, ये भी नहीं चला। फिर ये है JK टायर, इसने हमको ऑलमोस्ट एंट्री ही नहीं दी, तो ये हमारे एंट्री से नीचे ही रहा। LNT भी एक्चुअली मार्केट के साथ में नीचे ही आ गया। रिलायंस ने एक अच्छी खासी मूव दी पहले, और जो मेरा इनफैक्ट फर्स्ट टारगेट था जो मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था 2200 का, वो अचीव हुआ और फिर उसके बाद में ये नीचे आ गया। लेकिन ये इसने पहले हमको एक अप ट्रेंड की मूव दी है और वहाँ अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है। रिलायंस, फिर TI इंडिया देखिए पहले भी चला, फिर थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर जाके ऊपर ही बंद हुआ। तो ये जो दिया था 1234 के बाद में 1280 का हमारा ये मूवमेंट इसने दिया है, करीब करीब 65 रुपीज़ का, तो जो करीब करीब 5% होता है। और आई गेस अभी यहाँ से ये ऊपर ही जाने के लिए रेडी है, तो इसमें आपको बने रहना। इसमें से किसी भी
स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। देखिए टाटा स्टील ने भी पहले बहुत अच्छी मूवमेंट दी ऊपर की ओर। हमारा टारगेट, हमारा स्टॉप एंट्री था 1476 और इसने 1425 34 के आसपास का हाई यहाँ लगाया हुआ है। तो करीब करीब 50 मतलब 50 पॉइंट हमको यहाँ मिले हैं और इट इज़ अराउंड 3%। बट दिस इज हैपन, दिस ब्रेकडाउन हैपन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट क्यूज। और ये जो गिरावट आई है ये सभी मेटल्स शेयर्स में आई हुई है, ये सिर्फ टाटा स्टील में नहीं है, ये सारी मेटल स्टील में। और अभी भी मुझे लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो मैं जब तक ये हिट नहीं होता मैं उसमें वेट करूंगा। फिर आते हैं उन स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूंगा जो अगले हफ्ते जिसमें आपको ट्रेड करके पैसे कमाने के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। तो ऐसे वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं? तो इस कैटेगरी में सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर, जो एक यहाँ जिसने यहाँ एक अच्छा बेस बनाया। एक्चुअली पहले इसमें अच्छी खासी एक अप ट्रेंड मूव आई और ये एक, इसको मैं एक्चुअली डेली चार्ट पे वापस लेके आता हूँ तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड। तो ये एक अच्छी खासी अप मूव हुई है और अप मूव के बाद मैं इसको एज अ रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ। इट रिट्रेसमेंट के बाद में ये वापस से ऊपर चलने के लिए तैयार है, ठीक वहीं से जहाँ से इसका सपोर्ट है। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको बाय करना है 169 के ऊपर, सॉरी 69 के ऊपर बाय करेंगे। 75 और 87 ये दो हमारे टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस इसका बहुत छोटा है 64। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे आज मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो भी स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ वो पहली बात तो वो क्लोजिंग बेसिस पे है। अगर अचानक से बड़ी गिरावट दिखती है तो आप एटलीस्ट 1 आवर आप उसको देखें और 1 आवर क्लोजिंग बेसिस पे भी आपका ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसमें से प्लीज़ निकल जाएं, क्योंकि मार्केट में अनसर्टनिटी ज़्यादा है। और इसलिए कि इस आशा में खड़े रहेंगे कि चलो मेरा वापस आ जाएगा, ये सोच के कभी भी खड़े मत रहना। हमको वापस एंट्री मिलेगी, हम लोग वापस एंट्री करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जब जितना जहाँ भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको स्टॉप लॉस हिट होते ही आपको एग्ज़िट कर जाना है। तो मार्केट का वो जो टाइम था, जो पिछले 1 साल भर में मार्केट ने जो बुल रन दिया है, वो बुल रन अब वो वैसा स्ट्रॉन्ग बुल रन नहीं रहा। अब ये धीरे-धीरे चलेगा और ये छानते हुए चलेगा। छानते हुए चलने का मतलब है कि ये खराब शेयर्स को निकालते जाएगा, अच्छे शेयर्स को लेते चले जाएगा। अभी तक हम लोग ने देखा जो सारे शेयर चल रहे थे जिनका फंडामेंटल्स है नहीं है, बहुत सारी कंपनी तो वो भी चल दी जो बंद पड़ी हुई हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है वो भी, उन स्टॉक्स के भी शेयर्स भागे हैं। और अब ये कहानी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, अब केवल अच्छे शेयर्स ही चलने वाले हैं। और इसलिए मैं भी काफ़ी चूज़ी हूँ जब मैं कोई भी ट्रेड आपको यहाँ दे रहा हूँ। मैं बहुत ही चूज़ी बन के देता हूँ। मैं कोई, इसके लिए मुझे करीब करीब 600-700 स्टॉक्स देखना पड़ते हैं और उसमें से मैं कुछ चुन के लाता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसमें से किसी में भी फंसें। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप तुरंत निकल जाइए। तो ये मेरा पहला स्टॉक आपके लिए एचपीएल। सेकंड स्टॉक जो है मेरा, वो अगर हम लोग देखेंगे वो है अदानी ट्रांसमिशन। देखिए मैंने इसके पहले कभी भी अदानी के स्टॉक्स को अपने इसमें शामिल नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम है ऑलमोस्ट जहां मैं अदानी एंटरप्राइज या अदानी पोर्ट को छोड़ के कोई स्टॉक्स का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक वापस चलना चाहिए। एक अच्छी मूवमेंट के बाद में बहुत अच्छा बेस बनाया, बेस बनाने के बाद में एक अप मूव भी चालू हो गई है। तो ये जो मूव है वो बढ़िया है, यहाँ से ये भी चलेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है, तो इसको हमको नहीं मिस करना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अदानी ट्रांसमिशन 1123 के ऊपर, टारगेट होगा 1404, 1651 और स्टॉप लॉस 1018। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी मेरा अदानी ग्रुप से ही है एंड दैट इज अदानी टोटल अदानी टोटल गैस लिमिटेड।
This is also this company also actually good company, they have a very good fundamentals. तो इसको भी हम लोग को बाय करना है, ये इसका सेटअप ऑल सेम है, इसको हम लोग बाय करेंगे 1072 के ऊपर, टारगेट होगा 1408 और 1682, स्टॉप लॉस हमको फॉलो करना है 947 का। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी एक अच्छा खासा पहले हमने कंसोलिडेशन देखा, फिर अपमूव देखा, फिर एक वापस से एक रिट्रेसमेंट भी देखी। लेकिन अब अगर ये हम लोग देखेंगे कि जिस समय मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ रही थी, उस समय ये स्टॉक मार्केट के गिरावट के अगेंस्ट ये ऊपर चल रहा था। अगर हम लोग पिछले वीक का ये देखें तो यहाँ ये उल्टा चल रहा है। इसका मतलब ये खास है कि ये एक्चुअली ये ऊपर भागने के लिए रेडी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 718 के ऊपर बाय करेंगे, 822 897 ये दो हमारे टारगेट होंगे, 640 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। फिर देखते हैं पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी ने अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छी गिरावट के बाद में यहाँ अब एक अपमूव देना शुरू किया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। तो ये जो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में अब ये जो अपमूव आई है, ये यहाँ ट्रेंड कंटिन्यूस होने का पूरा चांस है। तो इसलिए इसमें हम लोग अब जब ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए एंट्री होगी 227 के ऊपर, टारगेट होगा 235 252 267 275। अब आप कहेंगे इतने सारे टारगेट को क्यों देखेंगे, तो अगर मैं आपको ये स्टॉक का थोड़ा बड़ा ये बताऊं, लंबे इसका थोड़ा लंबे टाइम तक का चार्ट आपको बताऊं, तो आप ये देखेंगे कि ये एक रेंज में है काफ़ी दिनों से, और ये रेंज के अभी हम लोग नीचे वाले लेवल से हम लोग ऊपर घूम रहे हैं। तो हम लोग वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो ऊपर का लेवल है हम लोग वहां तक वापस से एक बार टच कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि आपका वन साइड में वन शॉट में सीधा सीधा ऊपर चला जाए, ऐसा इसके लिए हम लोग ये ऊपर नीचे करते जाएगा, लेकिन टारगेट जो हमारे होंगे वो हमारे टारगेट ये 275 तक के हमारे, इसलिए टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये धीरे धीरे करके जा सकता है, हो सकता है 2 महीना लग जाए, 2 ढाई महीने लग जाए और तब मिले, और इसके बाद भी अगर आपको 2.5 महीने भी लग जाए तो भी आपका ये बहुत अच्छा इसमें पैसा बनते हुए आपको दिखाई देगा। फिर देखते हैं बीएसएफ। देखिए बीएसएफ मैंने इसके पहले दिया था 9 जून को 2567 के ऊपर बाय करने के लिए दिया था, टारगेट भी दिया था 3000, और सिर्फ तो यहाँ ये हमारे टारगेट उस समय आते हुए दिखे, फिर बीच में एक्चुअली मुझसे मिस हो गया ये, और अब वापस से ये उसने वहाँ से हमको काफ़ी अच्छा करीब करीब 4000 तक का भी हमको ये यहाँ से दिया हुआ है अपमूव, करीब करीब 3921, ये मतलब इसने पिछले इसका हाई है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा गया है। अब ये रिट्रेस हुआ है, अब ये रिट्रेस होके यहाँ से इसने क्या किया है, आप अगर देखेंगे कि जो फिबोनाची लेवल्स है, तो ये 62% के लेवल से इसने हमको एक रिवर्सल यहाँ दिखा रहा है। तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ आपको बाय दे रहा हूँ, और ये जो है ये आप देखेंगे कि ये जो लेवल है, तो ये फिबोनाची लेवल के हिसाब से 62% की लेवल आ रही है, ये बढ़िया लेवल है, यहाँ से रिवर्सल मिला है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग इसको बाय करेंगे। तो सिंपल है, हमारी एंट्री जो होगी वो होगी हमारी, सॉरी इसमें हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री होगी हमारी 3543 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, टारगेट होगा 3921 और 4500, ये दो टारगेट के लिए फिलहाल हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 3538। ओके, तो ये लेवल्स के लिए हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। हाँ, ये देखिए
तो 3499 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, 354506 और 3921 ये हमारे टारगेट्स होंगे। और सबसे आखिरी में इसमें मैं दूंगा आपको, ओ सॉरी एक और है एस्टरडीएम। तो एस्टरडीएम इसको भी मैंने पहले इसमें मैं दे चुका हूँ। इसको मैंने बाय के लिए दिया था 163 पे और स्टॉप लॉस था मेरा 147 का, टारगेट था 194 का। ये टारगेट मेरे पूरे अचीव हो गए हैं। अब जो नया मैं वापस से इसको री एंट्री के लिए दे रहा हूँ, हमको इसी के ऊपर यहाँ हमको वापस से एंट्री करना है। और अभी हमारा टारगेट होगा 227 और 285। एंट्री कभी करना है, एंट्री करेंगे हम लोग 194 के ऊपर, 227 285 टारगेट, 175 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आज का जो लास्ट स्टॉक है वो है मेरा किलपेस्ट। किलपेस्ट एक बढ़िया मूवमेंट के साथ में ऊपर बढ़ा, फिर रिट्रेस, फिर रिट्रेस, फिर एक यहाँ उसने एक बेस बनाया। अगर हम लोग ये देखेंगे कि बढ़िया बेस बनाया, बेस बना के फिर ऊपर चला, फिर ये एक अच्छी बढ़िया मूवमेंट के साथ में और ऊपर गया, और यहाँ आके उसने एक फिर रिट्रेसमेंट दिखाई है। रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ ठीक सपोर्ट के पास में हम लोग देखेंगे तो वहाँ से उसने एक अप मूव ली है। तो ये एक बेसिकली मेरे लिए किलपेस्ट ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं इसको देखता नहीं हूँ। आप इसमें लंबे समय तक बने रह सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं जनरली बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस आपको बनाए रखना चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ हमको एंट्री करना है 537 के ऊपर, टारगेट होगा 597, 679, 767। ये 3 टारगेट के लिए हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। इनफैक्ट ये इसके बाद भी जाएगा, इसलिए मैंने उसमें प्लस 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 भी ऐड किया हुआ है। तो ये इसके ऊपर भी जाएगा, लेकिन हम लोग जब यहाँ आ जाएंगे तब इसको वापस से रिव्यू करेंगे। और आपको स्टॉप लॉस रखना है 465 का। तो ये जो किलपेस्ट है ये बेसिकली मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इसमें कंडीशन कैटेगरी में आता है, और इसको लिए मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आप बने रहिए। छोटे मोटे स्टॉप लॉस आते रहेंगे, इसमें छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता रहेगा, छोटा मोटा करेक्शन आएगा, लेकिन आप इसमें बने रहिए। हाँ ये है कि ज़रूर है कि जब हमको एक करेक्शन आता है तो उसमें बने रहना कोई मतलब नहीं रहता है। तो राइट टाइम पे एग्जिट भी करो, राइट टाइम पे एंट्री भी करो। भले आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, पर आप एंट्री करते रहिए और राइट जगह पे एग्जिट भी कीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करते आना चाहिए। तो ये था हमारा इस वीक का एनालिसिस। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का पूरा एनालिसिस वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट का और इंडियन मार्केट का, और उन स्टॉक्स के बारे में भी मैंने चर्चा की जो अगले हफ्ते आपको अच्छी कमाई करके दे सकते हैं। इसके पहले कि मैं ये सेशन एंड करूं, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूं। यहाँ जो भी मैं आपको दिखाता हूं वो मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हैं, पर्सनल स्टडी है, और इस पे निर्णय लेना या नहीं लेना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके होने वाले प्रॉफिट के लिए मैं किसी भी तरह से जिम्मेदार, प्रॉफिट या नुकसान में होने वाले आपको होने वाले किसी भी प्रॉफिट या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ में सलाह करके ही आप अपना निवेश कीजिए, और इस जो भी आपको डिसीजन लेना है आप डिसीजन लीजिए। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सही चीज़ दिखा सकूं उसमें, लेकिन डिसीजन लेने से पहले आप अपना एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।